हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए एक नए टॉपिक लेकर आया हूँ। ये एक नया टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए कि हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें आप इस बायो से संबंधित या फिर जीव विज्ञान से संबंधित, बॉटनी जूलॉजी से संबंधित कंटेंट की तैयारी करेंगे, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस होने जा रहा है यह टॉपिक। क्योंकि मैं आज बात करूँगा आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से किंगडम मोनेरा का। ठीक है, किंगडम मोनेरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार, वहाँ पर एक साइंटिस्ट आर.एच. विटकर के अनुसार फर्स्ट किंगडम का अध्ययन हमको करना है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आर.एच. विटकर ने किन किन लक्षणों के आधार पर ऐसा नाम दिया या इन 5 जगतों में वर्गीकृत किया था। 1969 में आर.एच. विटकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कब दिया था? 1969 में आर.एच. विटकर के द्वारा प्रस्तावित है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो उसमें से ये फर्स्ट किंगडम आपको मिल रहा है। फर्स्ट किंगडम जो दिखाई दे रहा है किंगडम मोनेरा, इसके बारे में मैं विस्तार में बताने का प्रयास करूंगा। जितना उतना तो कम से कम बताऊंगा ही जितना आपके इस 11th बायोलॉजी के सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर दे। इसके अलावा मेरी कोशिश होगी कि दूसरे और प्रकार के प्रकाशक होते हैं, दूसरे और प्रकार के कंटेंट मिलेंगे, उन सब में जो कंटेंट दिया हुआ है, जो इम्पोर्टेंस चीज़ें मिलेंगी उसमें, उन सबको भी मैं यहाँ पर इंक्लूड करके बताने वाला हूँ। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा, ये जो फर्स्ट किंगडम है किंगडम मोनेरा, मैं यहाँ पर बात करूँगा आपसे। पहले कुछ स्पेशल सैलिएंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे, कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, उसके शेप और साइज़ के बारे में मैं बात करूँगा, क्लासिफिकेशन बताऊंगा आपको थोड़ा सा। उसके बाद में एग्जाम्पल में लेके जाऊँगा, एग्जाम्पल आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है ये आपके लिए आगे चलकर। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और मैं सबसे पहले जा रहा हूँ इसको कैरेक्टर्स में, अर्थात सैलिएंट फीचर्स में। सैलिएंट फीचर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। ठीक है, इसके कैरेक्टर्स। ठीक है, ये कैरेक्टर बताने से पहले आप थोड़ा सा ये जान जाइए कि ये जो मोनेरा जगत के जितने भी एनिमल होते हैं, क्योंकि मोनेरा जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड मोनोस से बना है। ठीक है ना, मोनेरा जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड मोनोस से बना है, अर्थात होता है सिंगल। मोनोज मीन्स होता है सिंगल, अर्थात एकल प्रकार की कोशिकीय संरचना। ठीक है, अन्य स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखें तो ये इसकी शारीरिक संरचना में अगर जाए, मॉर्फोलॉजी में जाए, आकारिकी में जाए, तो हमको मिलेगा काफ़ी स्मॉल कैरेक्टर होते हैं, काफ़ी छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं। शेप और साइज में जाएँ तो काफ़ी छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। सबसे अच्छी बात, ये जो मोनेरा जगत है कैसे माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, काफ़ी स्मॉल होते हैं, सिंपल प्रकार के एनिमल है। प्रोकैरियोटिक एनिमल्स इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि हर प्रकार के एटमॉस्फेयर में अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, पृथ्वी में हर जगह प्रेजेंट है, एवरीवेयर प्रेजेंट इन अर्थ, हर जगह मिलेगा आपको। कहीं भी किसी भी जगह की आप एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर देख लीजिए, उसमें सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरियाज मिलेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत आप बहुत सारे एनिमल्स ऐसे देखेंगे, बैक्टीरिया देखेंगे जो अलग अलग प्रकार के कंडीशन में रहने के लिए अनुकूल है, वो भी बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। आगे आपको मिलता है सैलिएंट फीचर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। तो मैं इसमें जो कैरेक्टर बताने जा रहा हूँ, ये कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ठीक है, अलग अलग जगह, अलग अलग बुक से मैंने देख के इसको आपके लिए तैयार किया है, आपके लिए प्रिपेयर किया है, ताकि आपको बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ से देखने को मिले। ठीक है, तो मोनेरा जगत में अगर हम लोग जाते हैं, उनके उसमें पाए जाने वाले एनिमल्स की स्टडी करते हैं हम लोग, तो हमको ये मिलता है कि इसके जो एनिमल्स होते हैं काफ़ी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, अर्थात सूक्ष्म जीव होते हैं। माइक्रोस्कोपिक एनिमल है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स वाली स्ट्रक्चर की संरचना होती है इसके शरीर में, प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर में अगर हम लोग जाते हैं तो इसकी जो बॉडी के ऊपर होती है, चारों तरफ जो बनावट होती है, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है।
सेल वाल, कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है। ये जो कोशिका भित्ति होती है सेल वाल, ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन, पेप्टाइडोग्लाइकॉन और पॉलीसैकेराइड से निर्मित होती है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन और पॉलीसैकेराइड से निर्मित होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर में अगर हम लोग ध्यान दें तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस एंड देन सेल मेम्ब्रेन से घिरी हुई, मतलब ऐसा कोई न्यूक्लियस इसमें अभाव होता है। ट्रू न्यूक्लियस किसे कहेंगे? जिसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो। क्लियर है? जिसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, ऐसे इसमें पाए जाते हैं। अर्थात इनमें ट्रू न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन से घिरे सेल ऑर्गेनेलीज नहीं पाया जाता। मतलब क्या क्या नहीं पाया जाता इसमें? ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट लिख देता हूं पहले ही, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट, ठीक है। और इसके शरीर में जो कि मोनेरा जगत के एनिमल है, मोनेरा किंगडम के जो एनिमल है, उनकी बॉडी में जो सेल ऑर्गेनेलिस पाई जाती है, इसी में बता रहा हूँ मैं। सेल ऑर्गेनेलिस, सेल ऑर्गेनेलिस जो पाई जाती है, कोशिका अंगक पाई जाती है, लाइक एज माइटोकॉन्ड्रिया, ER ऐसा शॉर्टकट लिख देते हो, ये जानते होंगे आप। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। रफनेस एंड देन स्मूथ प्रकार के हो सकते हैं ये, ठीक है। गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका अभाव होता है। किसका किसका अभाव होगा इसमें? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एब्सेंट होगा। क्लियर है? क्योंकि ये झिल्ली से घिरी हुई संरचना वाली होती है, मेम्ब्रेन से घिरी हुई संरचना होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमको मिलता है इसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉपिक प्रकार का होता है। ऑटोट्रॉपिक प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। कीमो ऑटोट्रॉपिक प्रकार का भी हो सकता है। ऑटोट्रॉपिक तो आप बहुत पढ़े हुए हैं। अपने लिए जो खुद भोजन बनाते हैं स्वपोषी बोलते हैं इसको। कीमो ऑटोट्रॉपी का मतलब होता है रसायन स्वपोषी होता है, मतलब केमिकल रिएक्शन के थ्रू अपने लिए भोजन निर्मित करता है। और इसमें कुछ जो एनिमल है ये हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकता है, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है, अर्थात विषमपोषी भी हो सकता है, किसी दूसरे जीव पर भी डिपेंड रहने वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। ये इनकी शारीरिक संरचना को अगर हम लोग देखें, बॉडी स्ट्रक्चर को देखें तो ये कंप्लीटली यूनिसेल्यूलर एनिमल होता है। यूनिसेल्यूलर एनिमल होता है। क्लियर है? कौन सा एनिमल होता है? यूनिसेल्यूलर, एक कोशिकीय प्रकार के जीव होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर में अगर हम लोग जाते हैं तो इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस एब्सेंट होती है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आप जानते हैं नाभिकीय झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट किसमें? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियोलस ये भी एब्सेंट होती है। मतलब केंद्रक के अंदर एक ऐसी संरचना जो फिर से केंद्रक बनाती है, केंद्रक का केंद्रक कहते हैं, केंद्रिका। न्यूक्लियोलस को ये एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर में अगर हम लोग जाएं तो हमको इसमें और आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। जैसे इसमें जो डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये जो डीएनए नेक्ड होता है, नग्न होता है, अर्थात इसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है इसमें। इनके जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें इसके नाभिक को, इस संरचना में जो नाभिक मिलते हैं डीएनए वाला, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियाइड दिखेगा आपको। बैक्टीरिया वगैरह का सेल्स देखते हैं तो उसके स्ट्रक्चर में, उसके संरचना में आपको ये आराम से दिखाई देगा, न्यूक्लियाइड, ठीक है। या इसी को हम लोग कहते हैं जीनोफोर। क्या बोलते हैं इसको? जीनोफोर बोलते हैं। ये आपको आगे पढ़ने को भी मिल सकता है, याद रखेंगे, ठीक है। इसके नाभिक के नाम है ये। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो हम जाते हैं रिप्रोडक्शन पर। रिप्रोडक्शन में इसमें बाइनरी प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। बाइनरी का मतलब क्या होता है? आपको मैंने पहले बताया था। बाइनरी अर्थात
बाई दो अर्थात दो भागों में बढ़ जाना, द्विविभाजन बोलते हैं इसको, बाइनरी फिजन, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है। या इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो बडिंग या मुकुलन प्रकार का होगा, नई प्रकार की कलिकाएं निर्मित होंगी, इस प्रकार का होगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट कैरेक्टर में अगर हम लोग जाएं तो हमको मिलता है इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के कारण होता है। किसके कारण होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के कारण होता है। रिकॉम्बिनेशन अर्थात जीनिक पुनर्संयोजन या आनुवांशिक पुनर्योजन कह सकते हैं इसको, आनुवांशिक पुनर्योजन के द्वारा होता है। एंड देन लास्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, अंतिम कैरेक्टर की तरफ जा रहे हैं। इसमें जो सीलिया होता है और फ्लैजिला होता है, सीलिया और फ्लैजिला के बारे में मैं आपको बताऊं कि सीलिया और फ्लैजिला दोनों के दोनों लोकोमोटरी आर्गन होता है। लोकोमोटरी आर्गन होता है का मतलब प्रचलन अंग होता है सीलिया और फ्लैजिला। तो इसमें जो सीलिया होता है लोकोमोटरी आर्गन और फ्लैजिला होता है, ठीक है, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती है 9+2 के अरेंजमेंट में। इस व्यवस्था में आपको मिलेगा फ्लैजिला में पाई जाने वाली माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का पावर होता है। किसका? नाइट्रोजन फिक्सेशन का पावर होता है, याद रखना। नाइट्रोजन फिक्सेशन का पावर होता है। इसमें एग्जाम्पल में मिलेगा राइजोबियम, आप तो सुने ही होंगे, काफ़ी कॉमन नेम है, छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। और नेक्स्ट मिलता है इसमें डीकम्पोजिंग करने की पावर होती है। डीकम्पोजिंग कैपेसिटी होती है इसमें। और इसमें एनिमल नेम आता है नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, तो आपको इसमें वो सारे कैरेक्टर दिखाई दे रहा है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और सवाल ये उठता है कि भाई सवाल आता है तो कैसे आता है। ठीक है, तो मैं एक सवाल कर देता हूँ आपसे, जैसे क्या मोनेरा जगत में सत्यनाभिक पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है? क्या मोनेरा जगत में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, एटसेट्रा? आप ऑब्जेक्टिव के रूप में इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ऑप्शन दे देंगे नीचे 4 और आपसे पूछेंगे किसमें डीएनए नेक्ड होता है, तो आपको पता होना चाहिए नेक्ड डीएनए मोनेरा जगत में होता है, मोनेरा किंगडम में होता है। ठीक है, ये हो गए आपका फीचर्स, मतलब मोनेरा जगत का फीचर्स कैरेक्टर हुआ। अब मैं थोड़ा सा चर्चा करूँगा इसमें शेप और साइज़ का। ठीक है, देखिए शेप और साइज़ के बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं आप लोग। थोड़ा सा देखिए शेप और साइज़, आकार कैसे होता है इसका, आमाप कैसे होता है। ये शेप और साइज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कह सकते आप कि इसका कोई आकार ही नहीं होगा, तो इनके भी आकार होते हैं भैया। आकार क्या क्या है? जैसे सर्कुलर, गोलाकार, सिलेंड्रिकल बोल सकते हैं इसको, बेलनाकार को सिलेंड्रिकल बोलेंगे आप। गोलाकार होता है, कोकस जो एनिमल होते हैं गोलाकार होते हैं। सर्कुलर, अच्छा एग्जाम्पल दे देखिए, सर्कुलर जो होता है, गोलाकार जो होता है वो कोकाई बोलते हैं इसको, कोकस एनिमल नेम, माइक्रोकोकस वगैरह नाम जो आएगा ना आगे देखेंगे आप लोग, कोकस नाम। ठीक है, इसमें रॉड शेप होता है। छड़ाकार जो होता है बैसिलस होता है इसमें, बैसिलस। ठीक है, रॉड शेप छड़ाकार। किसी में कॉमा के आकार का होता है, कॉमा जानते ही होंगे आप लोग, इस प्रकार का कॉमा, ये कॉमा की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो कॉमा में मिलेगा वेब्रियो कॉलरी मिलेगा, वेब्रियो कॉलरी कॉमा, सर्कुलर रॉड एंड देन कॉमा। ठीक है, और किसी किसी में सर्पिलाकार मिलता है। सर्पिलाकार स्नैक शब्द में आपको दिखाई देगा, सर्पिलाकार में दिखाई देगा स्पाइरिलम, स्पाइरिला। ठीक है, ये इस प्रकार के हो सकते हैं, मतलब बहुरूपिया प्रकार के हो सकते हैं, आप अलग अलग प्रकार के आकार इसमें मिल सकता है। ठीक है, तो ये होता है फीचर्स या
लक्षण के बाद में शेप और साइज। उसके बाद में मैं बात करता हूँ क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर हम क्लासिफिकेशन में जाते हैं इसके, तो क्या क्या देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, मोनेरा जगत के जब हम क्लासिफिकेशन में जाएं, अलग अलग कंटेंट में अलग अलग प्रकार का क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको जो क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ ये तुलनात्मक बता रहा हूँ, सभी में जो मिल सकता है वो बता रहा हूँ। क्लासिफिकेशन की बात हम लोग करते हैं तो पहले मोनेरा जगत को 3 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं हम लोग। ठीक है, पहले मोनेरा जगत को 3 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। देखिए कौन कौन से ग्रुप है। फर्स्ट, मोनेरा को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इसमें आता है बैक्टीरिया, सेकंड इसमें आता है एक्टिनोमाइसिटीज, और नेक्स्ट आता है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये 3 समूह हो गए बैक्टीरिया के, फर्स्ट, सेकेंड और इधर वाला आ गया थर्ड। ये 3 समूह हो गए। 3 समूह में पहले बांटते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो मोनेरा जगत है उसको जीवाणु जगत के रूप में जानते हैं, इसको बैक्टीरिया किंगडम के रूप में भी जानते हैं। क्लियर है। जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया जो होता है ये यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं। ठीक है, इनका कोई स्पेशल क्लासिफिकेशन नहीं है। ठीक है, इसके और कई प्रकार बनते हैं, जैसे मैं नाम लिख के बता रहा हूँ आपको, नाम नोट कर लीजिएगा आप लोग, सभी के लिए इम्पोर्टेंस है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये बैक्टीरिया में क्या क्या आता है मैं बता रहा हूँ आपको एक एक करके। माइकोप्लाज्मेटा, माइकोप्लाज्मेटा। ठीक है, ये पैरासाइट होते हैं एक प्रकार का, इसका कोई डेफिनेट साइज नहीं होता। ठीक है, इसीलिए माइकोप्लाज्मा को या माइकोप्लाज्मेटा को, इसको माइकोप्लाज्मेटा को कहते हैं जोकर्स इन द माइक्रोबायोलॉजिकल पैक, इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? जोकर बोलते हैं। किसका? किसमें बंद जोकर? पैक में बंद जोकर बोलते हैं इसमें। ठीक है ना, इसको बोलते हैं जोकर्स इन द माइक्रोबायोलॉजिकल पैक, माइक्रोबायोलॉजिकल पैक, ऐसा मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं। कुछ वैज्ञानिक, कुछ सूक्ष्मजीव वैज्ञानिक इन्हें पैक में बंद जोकर के नाम से जानते हैं। ये आपके लिए अच्छा कंटेंट है, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। फिर नेक्स्ट आता है इसमें रिकेट्सी। रिकेट्सी, ये जो रिकेट्सी होता है इसके अंतर्गत वायरस के समान पैरासाइट्स आते हैं, वायरस के समान पैरासाइट्स आते हैं। ठीक है, जो कि जो पिस्सी वगैरह में पैरासाइट्स के रूप में रहते हैं। एक आपने पैथोलॉजिस्ट सुने होंगे रिकेट्स। ठीक है, उसके नाम पर इसको रखा गया है। सबसे पहले जो टाइफस रोग का अध्ययन करते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसमें आता है रिकेट्सिया टाइफी आता है, जिसके कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी रिकेट्स के नाम पर। इसमें आता है रिकेट्सिया कॉक्सीला आता है, इसमें आता है रिकेट्सिया रिकेट्सी आता है, जिसको हम लोग कहते हैं राखी माउंटेड बुखार के नाम से जानते हैं। फिलामेंटस माउल्ड बैक्टीरिया इसमें आते हैं, जो लगभग एक्टिनोमाइसिटीज से कनेक्ट होता है। ठीक है, एक्टिनोमाइसिटीज से कनेक्ट होता है, लेकिन इसमें भी आप उसकी गिनती कर सकते हैं। रिकेट्सी, देन क्लेमाइडी, क्लेमाइडी, यू बैक्टीरिया, स्पाइरोकिट्स, स्पाइरोकिट्स। ठीक है, इसके अंतर्गत आने वाले बैक्टीरिया है। इसके अलावा मिक्सो बैक्टीरिया भी इसमें आता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मिक्सो। ठीक है, मिक्सो बैक्टीरिया, ये मिक्सो बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंतर्गत देखो क्या क्या आ गया। ठीक है, अब आता है एक्टिनोमाइसिटीज के बारे में, जो कि सेकेंड इसका ग्रुप बनाता है, मैंने अलग अलग साइंटिस्ट के अनुसार है ना, याद रखोगे। ठीक है, तो एक्टिनोमाइसिटीज में सारे जो फाइब्रिल पाया जाता है, तंतु पाए जाते हैं, फाइब्रिलर एनिमल्स इसमें आते हैं। ठीक है, तंतुवत जीवाणु को इसमें रखा जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिटीज भी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं?
माइसिटीज भी कहते हैं, फिलामेंटस मोल्ड बैक्टीरिया बोला गया है इसको, तंतुवत कवक सम एनिमल्स को इसमें रखा गया है। क्लियर है? फाइब्रिलर तंतुवत कवक सम एनिमल को इसमें रखा गया है, कवक के समान दिखने वाले एनिमल को इसमें रखा गया है। नेक्स्ट आता है साइनोबैक्टीरिया, लास्ट थर्ड साइनोबैक्टीरिया। इसमें सभी फोटोसिंथेसिस करने वाले एनिमल आते हैं, सभी फोटोसिंथेसिस करने वाले एनिमल आते हैं। ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है ये जितने एनिमल करेंगे वो साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत आएगा। इसमें आता है एग्जांपल में ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, स्ट्रेप्टोमाइसीस आता है, एक्टिनोमाइसीस भी इसी के अंतर्गत। एक्टिनोमाइसीस ऊपर आता है ना, इसमें आता है एक्टिनोमाइसीस, एक्टिनोमाइसीस, ठीक है। इसमें आता है स्ट्रेप्टोमाइसीस, ठीक है। तो ये एक्टिनोमाइसीस के अंतर्गत है, साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया क्लासिफिकेशन अलग साइंटिस्ट के अनुसार। मतलब ये जो क्लासिफिकेशन होता है कोशिकीय संगठन के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर। याद रखेंगे, आप देख सकते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर ये क्लासिफिकेशन बनता है, ठीक है। और कुछ साइंटिस्ट क्या करते हैं, मोनेरा जगत को फिर से और अलग अलग भागों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो उसको भी देख लीजिए, उसको भी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट होते हैं जो मोनेरा जगत को और दूसरे ग्रुप में बांट देते हैं। तो वो ग्रुप का नाम देखिए, आप ग्रुप देखेंगे आप, ठीक है। देखिए क्या क्या किस में बांटते हैं वो। ये जो था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे अभी जो देखिए आपने। अब उसके बाद आता है जो होगा बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पे, ठीक है। किसके बेस पे? बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पे इसका क्लासिफिकेशन देखिए, बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पे, ठीक है। बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पे यहाँ पर भी हम पहले इसको दो भागों में बांटते हैं। एक होता है आर्कीबैक्टीरिया और इसमें सेकंड होता है यूबैक्टीरिया, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया अर्थात हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं, एनसीईआरटी में आद्य बैक्टीरिया दिया होगा, वो आर्कीबैक्टीरिया ही है। ये सबसे एंशिएंट एनिमल का ग्रुप है, प्राचीनतम समूह है ये एनिमल्स का। इसकी आर्कीबैक्टीरिया की जो सेल वॉल पाई जाती है वो पॉलीसेकेराइड्स की होती है, प्रोटीन की बनी हुई होती है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर मैं इसमें लिख देता हूँ ताकि आप जान जाएं। ये काफ़ी एंशिएंट है, बहुत प्राचीन सेल वॉल प्रेजेंट है जो पॉलीसेकेराइड्स और पेप्टाइडोग्लाइकन का बनी हुई है। पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन की बनी हुई है, ठीक है। अगर इसकी सेल मेम्ब्रेन देखें हम लोग, सेल मेम्ब्रेन, तो इसमें लिपिड की शाखित श्रृंखला पाई जाती है आर्कीबैक्टीरिया में। लिपिड सीरीज पाई जाती है, श्रृंखला पाई जाती है। किस में पाई जाती है लिपिड श्रृंखला? कोशिका झिल्ली में, ठीक है, मेम्ब्रेन में पाई जाती है। क्लियर है? जो आर्कीबैक्टीरिया होता है इसको हम लोग असाधारण ताप और असाधारण लवण के जीवाणु मानते हैं इसको, ठीक है। असाधारण ताप मतलब किसी भी प्रकार में के मौसम में रहने वाले, कठिन वास स्थानों में रहने वाले एनिमल है, लवणीय क्षेत्रों में रहने वाले एनिमल है। तो आर्कीबैक्टीरिया को फिर से कुछ भागों में बांटते हैं हम लोग, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा नाम दूं ए और इधर इसको ऐसा नाम दे दूं बी तो ज़्यादा गड़बड़ नहीं होगा। आर्कीबैक्टीरिया में कुछ एनिमल्स इस प्रकार से बांटे गए हैं। एक होता है मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस का मतलब होता है ऐसे जीवाणु आते हैं इसके अंतर्गत जो एनएरोबिक अवायवीय प्रकार का रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और फॉर्मिक एसिड से फॉर्मिक अम्ल से ये लोग मीथेन पैदा करते हैं और इन एनिमल्स को मेथेन प्रोड्यूसर एनिमल्स कहा जाता है, मेथेनोजेंस कहा जाता है। जिन इलाकों में मडी इलाका होता है, दलदली भूमि होती है, वहाँ पर ये उगते हैं, ठीक है। जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं उनके फर्स्ट स्टमक जिसको र्यूमेन कहते हैं उसमें ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और फर्स्ट जो स्टमक होता है
उसमें सेल्यूलोज का आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, सेल्यूलोज का अपघटन होता है, अपचयन होता है, उसका पाचन होता है। क्लियर है। बायोगैस प्लांट में ये जीव प्रेजेंट होता है वहाँ पर। तो मेथेनोजेंस के अंतर्गत एग्जाम्पल में आता है, जीवाणु के अगर नाम में जाएं हम लोग तो इसमें आता है मिथेनोबैक्टीरिया, मिथेनोबैक्टीरिया। क्लियर है, मिथेनोबैक्टीरिया आता है इसमें, और मिथेनोकोकस भी आता है, मेथेनोकोकस आता है, मेथेनोजेंस। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है एक हो गया मेथेनोजेंस, और सेकंड इसमें आता है जिसको हम लोग कहते हैं हेलोफिल्स। हेलोफिल्स का मतलब होता है एक ऐसे आद्य बैक्टीरिया या आद्य कोशिका से निर्मित, प्रिमिटिव कोशिका से निर्मित आर्की बैक्टीरिया जो अधिक सांद्रता वाले, अधिक नमक वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अधिक सांद्रता जहाँ पर नमक की होती है वहाँ पर पाई जाती है। मतलब ये कहना चाहिए कि साल्ट एरिया में ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, कौन से एरिया में प्रेजेंट होती है? साल्ट एरिया में प्रेजेंट होती है, अर्थात लवणीय क्षेत्रों में ये पाई जाती है। अगर इसमें एग्जाम्पल में जाएं हम लोग, इसको लवण प्रिय एनिमल कहते हैं ना, ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके एग्जाम्पल में अगर जाते हैं तो इसको आपने सुने होंगे, हेलोबैक्टीरिया सुने होंगे, हेलोबैक्टीरियम। ठीक है, हेलोबैक्टीरियम प्रेजेंट, होलोकॉकस भी इसमें आता है। ठीक है, सूर्य की प्रकाश में ये रहता है तो आसानी से उसमें पर्पल कलर की एक पिगमेंट मेम्ब्रेन का निर्माण हो जाता है, जिसके माध्यम से ये अपने लिए भोजन का निर्माण करता है। नेक्स्ट थर्ड इसमें अगर कुछ आता है तो थर्मो एसिडोफिल्स होता है। क्या होता है? थर्मो एसिडोफिल्स होता है, थर्मो एसिडोफिल्स जो होता है इसका मतलब होता है इसमें एरोबिक और नॉन एरोबिक, अर्थात एरियल और नॉन एरियल प्रकार के एनिमल, वायवी अवायवी आदि बैक्टीरिया इसमें रहते हैं। ठीक है, 80 डिग्री टेम्परेचर में रहने के आदी होते हैं, आसानी से रह लेते हैं। ठीक है, सल्फर युक्त जो शोर पाया जाएगा, मतलब क्षेत्र पाया जाएगा, उसमें ये मिलेगा, सल्फर के झरनों में पाया जाएगा। ठीक है, ये आसानी से गंधक के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण कर लेता है। ठीक है, गंधक को ऑक्सीकृत करने की क्षमता रखता है। अत्यधिक अम्लीय वातावरण में आसानी से रह सकता है ये। ठीक है, जो वातावरण में थर्मो एसिडोफिल्स पाए जाते हैं वो गंधक को हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सल्फर को हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट कर देते हैं, H2S गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, अपचयित कर देते हैं इसको। इसमें एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इससे एग्जाम्पल में हमको मिलता है हेलोबैक्टीरियम, इसमें भी आता है हेलोबैक्टीरियम। ठीक है, और हैप्लोकोकस इसमें और दूसरा नाम है हैप्लोकोकस, आप नोट कर लेंगे, हैप्लोकोकस। क्लियर है? तो ये यहाँ पर ख़त्म होता है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा। क्लियर है? अब मैं आपको इसमें यू बैक्टीरिया का थोड़ा सा बचा हुआ है, यू बैक्टीरिया भी आपको क्लियर कर देता हूँ। जो यू बैक्टीरिया होता है इस श्रेणी में हम लोग सिंपल बैक्टीरिया को रखते हैं। सिंपल बैक्टीरिया साधारण जीवों को जीवाणुओं को इसमें रखते हैं। एंशिएंट जीवाणुओं से ही इनका निर्माण हुआ है ऐसा मानते हैं। एंशिएंट बैक्टीरिया से ये सिंपल बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हुआ है। सामान्य रूप से जो बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग करते हैं हम यू बैक्टीरिया के लिए ही करते हैं। ठीक है, सबसे पहले खोजने का अधिकार जाता है 1683 में हॉलैंड के एक साइंटिस्ट एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को, A.V. ल्यूवेनहॉक, थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जाता है। ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने अपने स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप से देखा था और इसको एनीमैलिक्यूल कहा था। क्या कहा था? एनीमैलिक्यूल कहा था। बाद में एक और साइंटिस्ट हुए एरनबर्ग ने इसको बैक्टीरिया नाम दिया। एरनबर्ग नामक साइंटिस्ट ने इसको बैक्टीरिया नाम दिया था, एनीमैलिक्यूल को। ठीक है, आज हम लोग बैक्टीरियोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान की एक अलग ही शाखा के रूप में इसका अध्ययन करते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है? और अगर मैं बात करूं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है,
फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी की अगर बात करूं तो इसमें कहीं कहीं पर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का नाम आता है, लेकिन मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि जो लुईस पाश्चर आपने नाम सुने होंगे, लुईस पाश्चर, ये लुईस पाश्चर एक ऐसे साइंटिस्ट है जो एंथ्रेक्स और रेबीज जैसे बीमारियों के लिए वैक्सीन या टीके का आविष्कार किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं, लुईस पाश्चर को। क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में और जाऊँ तो आपको ये मिलेगा कि इनको वास्तविक बैक्टीरिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी प्रकार के ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाले एनिमल इसके अंतर्गत मिलते हैं, ठीक है। उदाहरण अगर मैं बताऊं इसमें तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, ठीक है, काफ़ी सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। अगर थोड़ा सा कैरेक्टर में जाऊं तो ये भी वर्ल्ड वाइड फैला होगा, यूनिवर्सल पाया जाएगा, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक एनिमल होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है, पैरासाइट होता है, सैप्रोफाइट भी हो सकता है, सिम्बायोटिक भी हो सकता है, ये सजीवी भी हो सकता है, मृतोपजीवी भी हो सकता है, परजीवी भी हो सकता है, ठीक है। इसके शरीर जो होता है कोशिका होता है, उसमें कोशिका झिल्ली से घिरे हुए अंगों का अभाव होता है, जैसे उसमें पढ़े थे आप लोग शुरुआती में। कोशिका भित्ति इसमें भी पाई जाती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, ठीक है, एटसेट्रा। इसमें जो क्या बोलते हैं पॉलीसेकेराइड होता है, वो कैप्सूल के रूप में होता है। कुछ जीवाणु आपने देखे होंगे, कुछ जीवाणु उसके ऊपर कैप्सूल का आवरण होता है, ठीक है। ये कैरेक्टर में मिलता है। ये जो कैप्सूल बना हुआ रहता है ये पॉलीसेकेराइड से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? पॉलीसेकेराइड से निर्मित होता है, बाहरी कवच के रूप में दिखाई देता है। राइबोसोम की बात करें तो 70S टाइप के इसमें राइबोसोम मिलता है, 70S प्रकार के राइबोसोम मिलते हैं। मीजोजोम प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में। जब आप अंदर बैक्टीरिया सेल के अंदर आप लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, संरचना पढ़ेंगे, तो आपको जो अंदर सेल में मेम्ब्रेन जो दिखाई देगा वो बीच में ऐसा एक बल्ब के समान संरचना में आपको उभरा हुआ दिखाई देगा, उभारनुमा संरचना दिखाई देगा, और मीजोजोम कहलाएगा, जो रेस्पिरेशन का काम करता है। फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होती है जो लोकोमोशन में सहायक करती है, ठीक है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। किसके माध्यम से होगा? एंडोस्पोर के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से होगा? एंडोस्पोर के माध्यम से होगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करोगे तो बाइनरी फिजन उसमें होता है। बाइनरी फिजन मतलब इसमें भी द्विविखंडन होता है, ठीक है। कंजुगेशन होता है इसमें। अगर लैंगिक प्रजनन की बात करें तो कंजुगेशन की प्रक्रिया इसमें भी संपन्न होगी। शुरू में मैंने जितना बताया था ना वो सब वो इसके कैरेक्टर जैसे सेम है, कुछ कुछ नया मिला तो मैंने लिख दिया। शायद ये कैरेक्टर भी आपको सेम मिलेगा अगर अच्छे से आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो इसमें कुछ पादपों के लक्षण पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन विटामिन के एंजाइम्स का संश्लेषण करने की वृद्धि क्षमता होती है इसमें। फाइब्रिलर ग्रोथ इसमें होता है, तो प्लांट के समकक्ष भी हम इसको देखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसके ऑक्यूरेंस प्लेस की, प्राप्ति स्थल की बात करते हैं तो आपको मिलेगा प्राप्ति स्थल में हर जगह मिलेगा, सर्वव्यापी होगा, हर जगह मिलेगा, वायु में मिलेगा, सॉइल में मिलेगा, प्लांट्स में मिलेगा, एनिमल्स के शरीर के अंदर मिलेगा, 100 डिग्री टेम्परेचर में भी मिलेगा, 0 डिग्री टेम्परेचर में भी मिलेगा। क्लियर है? चट्टान में भी मिलेगा, ये मिट्टी की गहराई में भी मिलेगा। उदाहरण आपको मिलता है राइजोबियम इसमें। क्लियर है? तो यू बैक्टीरिया में जो एनिमल आते हैं इसमें एक शैवाल का नाम आता है, एक तंतुमय शैवाल नॉस्टॉक का नाम आता है। तो मैं इसको बता देता हूँ आपको। नॉस्टॉक ये इस प्रकार की ऐसा संरचना में ऐसा बना हुआ रहता है, ठीक है। डायग्राम आप लोगों को देखने को मिल सकता है ये, ठीक है। इस प्रकार की संरचना में ऐसा बना हुआ रहता है, नॉस्टॉक बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें सब में क्या होगा, इसमें जीव द्रव्य भरा हुआ रहेगा, कोशिका द्रव्य भरा हुआ रहेगा, तो कोशिका द्रव्य इसमें भरा हुआ रहेगा, ठीक है। कहीं कहीं पर कोई आकृति है वो काफ़ी मोटी हो जाती है, काफ़ी गाढ़े हो जाती है। ये जो गाढ़ी संरचना पाई जाती है यहाँ पर ऐसे कुछ जीव द्रव्य को कंटेंट करके ये ऐसे बना लेती है। इस संरचना को, इस स्ट्रक्चर का नाम आता है हेट्रोसिस्ट।
इसके माध्यम से ये अलैंगिक प्रजनन करती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। नॉस्टक का स्ट्रक्चर है। और इससे पहले मैंने जो आर्की बैक्टीरिया था इसमें एनिमल्स नेम बताया था, या उससे पहले मैंने आपको शेप और साइज़ बताया था। तो कुछ एनिमल्स जैसे कोकाई वगैरह मैं बनाऊं तो कोकाई सिंपल ऐसे बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये क्या है? कोकाई, कोकस बोलते हैं इसको, कोकस सिलेंड्रिकल या सर्कुलर शेप में होता है। बेसिलस का अगर बनाया तो बेसिलस को मैं बनाऊंगा छड़ाकार बनाऊंगा। ये इस प्रकार की अवस्था में आपको मिल सकती है छड़ाकार। ठीक है, यहाँ पर ऐसा डार्क एरिया जो न्यूक्लियस बनाएगा ये है बेसिलस। ठीक है, और जैसे इस मैंने बताया था उसमें कुछ सर्पिलाकार होता है, स्पाइरिला होते हैं। तो स्पाइरिला कुछ इस प्रकार का सर्पिलाकार। ठीक है, और इसमें क्या होता है वो फ्लैजिला पाया जाता है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया स्पाइरिला। ठीक है, एटसेट्रा। वेब्रियो को मैंने कॉमा शब्द में बताया था, वेब्रियो, तो कॉमा शब्द में ही बनाइए उसको, इस प्रकार का ये होता है वेब्रियो। ठीक है, ये क्या है? वेब्रियो कॉलरी है जिससे हैजा होता है। ठीक है, तो आप मैं समझता हूँ कि ये जो फाइलम जो किंगडम पढ़ रहे हैं आप लोग, किंगडम क्लासिफिकेशन में पढ़ रहे हैं मोनेरा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस हो सकता है आपके लिए। और अनेक एनिमल्स के नाम इसमें आता है। माइकोप्लाज्मा इसमें एक नाम आता है, ऐसे एनिमल है जिसमें कोशिका भित्ति सेल वॉल बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। छोटी जीवित कोशिकाएँ होती है, बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकती है माइकोप्लाज्मा। याद रखोगे आप लोग इसको। ठीक है, एग्जाम्पल में मैं जाऊँ तो थोड़ी देर के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। माइक्रोकोकस है, डिप्लोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, ट्रेप्टोकोकस है, स्ट्रेप्टोबेसिलस है, पैलिसेड बेसिलस है। याद रखना, जब भी कोकस नाम आए तो समझ लेना कि गोलाकार है। जब भी बेसिलस नाम आए तो समझ लेना छड़ाकार है। जब भी लेकिन यह थोड़ा सा बदल जाता है सर्पिलाकार वगैरह में। वेब्रियो में कॉमा शब्द होता है। ठीक है, तो ऐसा आप इसको याद कर लेंगे आप लोग। ठीक है, अगर मैं इसमें थोड़ा सा आपको प्रकाश डालूं प्रजनन के लिए, तो अलैंगिक प्रकार की प्रजनन होगी। अगर लैंगिक प्रजनन अगर होना हो तो वो भी होगा। किसके माध्यम से होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने बताया था कि उसमें कंजुगेशन के द्वारा। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो एंडोस्पोर की संरचना के द्वारा और बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, ऐसा मैंने बताया था। ठीक है, तो मेरी तरफ से मोनेरे जगत में बस इतना ही आज के इस वीडियो में। ठीक है, आगे वीडियो के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए सबको गुड बाय।